आज मैं सुन रहा था कि कैसे 1970s के बाद से कैसे चाइना और सिंगापुर, जो कि इंडिया से भी नीचे थे, इंडिया की जीडीपी से उनके नीचे जीडीपी थी, ठीक है, और वहाँ से कैसे वो लोग इतने अफरा तफरी में बढ़े, हाँ, ताकि आज आज वर्ल्ड भी उनको टच नहीं कर सकता है। इतना आगे बढ़े कि वर्ल्ड टच भी नहीं कर सकता है, ठीक है। उस टाइम में इंडिया क्या कर रही थी? इंडिया में वो कांग्रेस की सरकार 1947 से आई और 1990 में इंडिया बैंकक्रप्ट हो गया था, राइट। इंडिया में जीरो फॉरेक्स हो गया था। मतलब एक तुम्हारे पास एक 10 दिन का फॉरेक्स बचा हुआ था। मतलब कि उसके बाद तुम तेल आयात कर सकते हो ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब वर्ल्ड में तुम कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते हो, ये हालत हो गई थी। मतलब एक नियर अबाउट 45 बरस में पूरा इंडिया को समाप्त कर दिया था एक तरह से इन लोगों ने, राइट। कैसे तरीके का था? पूरा लाइसेंस राज। लाइसेंस राज का एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल के हैं, वो जो आज सुने होगे तुम, पहले एक श्रीराम होंडा करके आया होता था, छोटा सा जेनसेट आया करता था। हाँ, मार्केट वगैरह में देखोगे छोटे छोटे जेनसेट आया करते थे। तो वो बिजनेस सुनील मित्तल ने जापान से लेके आया था। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट में ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ बिजनेस है। तो उसका नाम ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी है, तो उस पर ऊपर कैसा लाइसेंस लगाना है। वो बंदे ने जापान से लेके लेके आया, बिजनेस इस्टेब्लिश किया, चालू हो गया। जब बिजनेस खूब खतरनाक तरीके से चलने लगा दिल्ली में, तो श्रीराम श्रीराम उस समय की बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, हाँ? श्रीराम, मफतलाल, ये सब बड़े बड़े कंपनी हुआ करते थे उस समय। तो इस श्रीराम वालों ने जाके फाइनेंस मिनिस्टर, पीएमओ से मिलके और उसका पूरा कैंसिल करवाया आयात उसका, और वो श्रीराम खुद ही उस बिजनेस को हड़प लिया। इस तरीके की हड़पा हड़पी होती थी। अब देखो वो श्रीराम होंडा करके आता था, जो लोग पीछे देखे होंगे, नई जनरेशन तो जानती भी नहीं है कैसा कुछ श्रीराम होंडा हुआ करता था। ये हालत था। आपको मैंने किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ बिजनेस करना चाहोगे तो 1990 से पहले सोचो। 1990 की बात करो, 45 बरस ऑफ इंडिया फ्रीडम, 45 बरस तक ऐसी चूसती रही कांग्रेस। इंदिरा गांधी का पूरा टेन्योर देखोगे ना, तो उसमें 18% इन्फ्लेशन था। 18% इन्फ्लेशन, समझ सकते हो? 18% इन्फ्लेशन रहा है उनके टाइम में। ये लोग देश के लिए, आज अगर आप तुम बर्बाद दिखते हो ना, आज अगर आपके देश, आपके पास इतने मजबूर लोग दिख रहे हैं, चाहे इतने लोगों के पास नौकरी नहीं है, चाहे इतने लोग भूखमरी से मर रहे हैं ना, तो ये उसमें कांग्रेस का जो 45 बरस में उसकी बड़ी देन है। उसी टाइम में 1970s में चाइना चाइना ने क्या करा था कि चाइना इस बात को समझ गया, भले कम्युनिस्ट कंट्री है पॉलिटिकली, लेकिन इंटरनली वो लोग महा कैपिटलिस्ट। चाइना ने क्या करा था कि 90s में, सोच रहे हो, उसने इतना तेजी से बढ़ रहा था चाइना, एकदम पूरा हर चीज़ एकदम डीरेगुलेटेड, जिसको जो बिजनेस करना है फटाफट करो, हर तरीके की बैंकिंग सुविधाएं सब। उस समय में 70s की बात करो। 90s में तो यह हद हो गई कि 90s में चाइना ने 9 करोड़ सरकारी एम्प्लॉइज को एकदम सीधे निकाल दिया। जिसको जहां ना जाओ, जो करना हो करो, पेंशन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लोग भागे भागे, जो जो कंपनियां चल रही हैं उसमें जाके जुगाड़ के अपना मेहनत करना चालू किए, तब जाके चाइना इतना बड़ा हुआ है। वहाँ किसी भी तरीके का एकदम सीधे 9 करोड़ लोगों को ऐसे निकाल दिया था गवर्नमेंट ने, वहाँ के जो पॉलिटिकल नेता थे। तो ये इतना, इस ऐसे करके तब चाइना आज उतना बड़ा। यहाँ पे सब हरामखोर पॉलिटिशियंस केवल यही लाइसेंस राज, दिस राज, दैट राज करे जा रहे हैं और पूरा देश को बर्बाद किया। सिंगापुर था, सिंगापुर भी उसी टाइम में। तो उसमें क्या था कि जो 1980s में अमेरिका और यूरोप अपने चरम सीमा पे था, एकदम अपने चरम सीमा पे था। तो उसमें क्या होते थे कि यूरो, जीबीपी और यूएसडी ऐसे छपती थी, जिसको कोई भी तुम्हारे देश में बिजनेस है, बॉस ये लो, एकदम समझो कि फ्री मनी का टाइम था। और उस समय चाइना ने भयानक तरीके से वहाँ पे एफडीआईज लिए, सिंगापुर ने भयानक तरीके से पैसे लिए उन सब कंट्री से, और इंडिया, यही कांग्रेस ने इसको उलझा के रखी, कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। अब क्या है? अब आज के डेट में तो चाहे कितना भी इंडिया हाथ मार ले, कितना भी कोशिश कर ले, पूरा वर्ल्ड ही गिर रहा है। यूरोप में कोई दम नहीं है, यूएस की अपनी मैच्योरिटी खत्म हो गई है। अब यहाँ से यूएस का केवल फाल ही है, यूएस यहाँ से गिरना ही गिरना है, धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि यूएसडी पूरे वर्ल्ड में चलती है तो धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन वहाँ से यहाँ केवल फाल ही है, वहाँ पे रहने वाला नहीं है अब।
तो आज चाहे इंडिया चाहे कितना भी जान लगा दे, उतना भी जान क्या लगा देगा? किधर से इंडिया जान लगा देगा? क्या कर लोगे तुम? यहाँ से रिजर्वेशन कास्ट के नाम पे वोट मिलता है। कास्ट के नाम पे जब वोट मिलेगा तो कोई भी नेता होगा, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी नेता आएगा, उसको यही करना पड़ेगा कि आप रिजर्वेशन बनाए रखो, सरकारी कंपनियों को चलाए रहो, भले नुकसान में जाएं। ये बीएसएनएल पैसा कमाती है, एमटीएनएल पैसा कमाती है, ये रेयर है। ओएनजीसी का हटा दो, एक एक दो ऐसी दो चार कंपनियां हटा दो, बाकी सारी की सारी कंपनियां, पब्लिक कंपनियां केवल पैसे गंवाती है। ठीक है, लेकिन मुश्किल है चलाना। चलाओगे नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। तो चाहे कोई भी आ जाए, आपको जाति के नाम पे वोट मांगना है, आप पैसे दो, हाँ, एक 3,000 4,000 5,000 जो है जनता को बांटो, तब आपको वोट मिलेगा। कहाँ से? तुम कितना भी अब जान लगा दो तो ये इकोनॉमी तो इसे रहने वाली है 5 से 6%। लंबे टाइम में इंडिया 5 से 6% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, कोई उपाय नहीं है उसके पास। ठीक है, वर्ल्ड तो ऐसे गिर रहा है, तो वर्ल्ड में तो अब ऐसा है नहीं, वर्ल्ड में ऐसा भयानक तरीके की डिमांड तो है नहीं, तब करोगे क्या? तो बड़ी कोशिश करोगे, इंडिया बहुत कोशिश करेगी, तो 5-6% से ये जो 70-80 करोड़ जो लोग हैं वो कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे, कभी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं देख पाएंगे। हमेशा एक एक एवरेज नौकरी, एक एवरेज खाना पीना, एक एवरेज कपड़ा लेता, एक एवरेज घर में रहना के लिए मोहताज रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलने का जरूर बोलते हैं आदमी कि 2047 में हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, सब कहने वाली बात है। ठीक है, तो बॉस किसी भी कंट्री में यदि वो कंट्री अगर ऊपर गई है तो वहाँ के जो पॉलिटिकल नेता हैं वो बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और कोई कंट्री अगर फंसी है तो उसका भी जिम्मेदार एक नेता ही होता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जिम्बाब्वे पूरे अफ्रीका में सबसे एग्रीगेरियन लैंड उनके पास था और वो सबसे तेज बढ़ते थे, सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंट्री थी जिम्बाब्वे। नेता आए उल्टा पुल्टा वाले, लड़ाई झगड़े, सिविल वार, फलाना ठिकाना टाइप का कर दिए, जिम्बाब्वे एकदम वर्स्ट केस में पहुंच गया। ठीक है, वहीं पे जो नेता अच्छे आए, जैसे सिंगापुर वाला को बोला जाता है, सिंगापुर का माने सिंगापुर में भी करीब करीब एक ही नेता का चला, वहाँ दो पार्टियां भी नहीं थी बड़ी दिन तक। आज भी एक ही पार्टी समझो कि उसको कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो एकदम ऑटो के एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक बार वहाँ के एम्प्लॉइज़ जो सिंगापुर एयरलाइंस के एम्प्लॉय ने वो कर दिया था, हड़ताल कर दिया था, सबको निकाल दिया एक ही दिन में। सबको ये डेट दिया कि कल इतने बजे 9 बजे जो नहीं आएंगे वो उनको एब्सेंट मारो, और उसके बाद सबको निकाल दो। सबको निकाल दिया था। बाद में फिर सब लोगों ने वो माफ़ी मांगा, ये होगा, तब जाकर उनको लिया। तो इस तरीके से बस वो कंट्रीज ऐसे बड़ी हैं, ऐसे ही कंट्री बढ़ती है। ठीक है, इस तरीके से कंट्री नहीं बढ़ती है कि यार तुम वोट दो तो मैं तुमको 5,000 रुपया दूंगा, तुम ये राशन फ्री ले लेना, बिजली फ्री ले लेना, पानी फ्री में ले लेना। तो बस ऐसे तरीके से आप ज़िंदगी में क्यों नहीं, ज़िंदगी भर ऐसी सहारे पे चलोगे, इसी तरीके से सहारे पे चलोगे। अब ये तो सबसे बड़ा दुख वाली बात है, ख़ास तौर से जनरल कैटेगरी के लिए इंडिया में। क्योंकि जनरल कैटेगरी क्या है कि हमेशा से फाइटर रही है, हमेशा अपने दम पे बढ़ने की सोचती है। अब यहाँ 80 करोड़ लोग अगर राशन से फूड ले रहे हैं, उसमें भर भर के जनरल कैटेगरी भी है, तो ऐसे लोगों का तो मैंने दुख कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकता है। क्योंकि तुमको खाना मिल गया, अब तुम शांत बैठोगे। ठीक है, तो आपका जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा में आपसे पहले आपके फोर फादर्स, आपके चाचा बाबा जो लोग थे, जिसको सिलेक्ट किए देश रन करने के लिए, उन्हीं के कारण आप आज ऐसे हो। और अब जो आप सेलेक्ट करोगे ना, उसके चलते आप और आपके आने वाली पीढ़ियां वैसे रहेंगी। तो उसके हिसाब से आप जब कोई किसी को चुनते हो, कोई आइडिया को सपोर्ट करते हो, किसी आइडिया को नेग्लेक्ट करते हो, तो उसके आधार पे करो। तुमको लगता है क्या कि रिजर्वेशन बढ़ते बढ़ते ये लोग सारे लोग कैप्चर कर लेंगे? कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। आपको किसी के मुंह में कुछ डाल के वो आदमी कभी अच्छा नहीं, कभी बढ़ा नहीं सकता है। हमेशा अपने आप को जब तक भयानक तरीके से, ठीक है, भयानक तरीके से आदमी हार्डवर्क से ही आदमी बड़े बने हुए हैं। कोई भी ऐसा कहीं भी नहीं है जहां किसी को रिजर्वेशन दे के चाहे कुछ दे के उसके अपलिफ्टमेंट कर दिया जाए, उसकी जनरेशन को अपलिफ्ट कर दिया जाए। नहीं, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है, इंडिया में कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है,
एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ आपके। राजस्थान में दो पार्ट माना जाता है कि राजस्थान में एक एरिया हो गया, समझो आधा पार्ट, आधा से ज़्यादा पार्ट जो कि हमेशा बंजर रहती है, और दूसरा पार्ट जहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है, ठीक है, जैसे जयपुर वगैरह थोड़ी बारिश वारिश होती है। जो एरिया जहाँ पे बारिश नहीं होती है, जहाँ एकदम हमेशा से ड्रॉट रहा है, वहाँ के लोग, पता है वहाँ से कौन कौन से लोग निकले? वहाँ से हल्दीराम निकले हैं, वहाँ से आदित्य बिरला, जो आदित्य बिरला की जो खानदान है, पूरी बिरला फैमिली वहाँ से निकली हुई है। उधर ही से अंबानी लोग आते हैं, उधर ही से लोग अदानी लोग आते हैं। क्यों? कि जब आपको क्राइसिस होता है ना, तब आप खोजते हो कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, क्या मैं करूँ कि आगे मैं बढ़ूँ। जब आपको ज़िंदगी में खाना ही मिल जाएगा ना, दाल चावल मिल जाएगा, तो आप नहीं बढ़ने वाले हो। कोई उपाय नहीं है, आप बढ़ ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है आपके पास। तो ये सबसे ज़्यादा बदकिस्मती है कि राशन पे अब खाना मिलना चालू हो गया है और लोग खाना खाना चालू कर दिए हैं। ये तो कभी चांस ही नहीं कि ऐसे लोग कभी आगे बढ़ पाएंगे, कोई वे ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा 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 देश ऐसे बढ़ रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, आप उसमें मेहनत करो, ये सब राशन के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। और वोटिंग जो हो रही है उसको देखो समझो। और आज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आज 1991 में लाइसेंस राज हटा था और उसके बाद भयानक तरीके से रेगुलेटरी चेंजेज हुए थे। वो क्यों हुआ था? मनमोहन सिंह के कारण नहीं, एकदम नहीं मनमोहन सिंह के कारण। आईएमएफ जो है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने ऐसा दबाव डाला था कि बॉस आपको ऐसे रेगुलेशन करने पड़ेंगे, और तब जाके लाइसेंस राज फलाना राज खत्म हुआ था और इंडिया बढ़ी थी 1991 के बाद में। आज एक सिमिलर चीज़ हुआ है, जो जीएसटी के जो रिफॉर्म है, ठीक है, कि जीएसटी का रिफॉर्म ना उसी के लेवल का है, जो इंडिया को, अब इंडिया उस आईएमएफ के डर से नहीं बढ़ा है, अब इंडिया चाहता है कि हम यहाँ पे हैं, अब मुझे पावर बनना है, ठीक है। तो उस लेवल का आज चेंज हुआ है, उस लेवल का। अब देखो कहाँ इंडिया जाने वाला है, फाड़ के एकदम जाएगा, ठीक है।